फटाफट से सबका दोस्तों रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 201 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 2 आपके नए राज्य का जो प्रवेश आपके वो किस में लिखा हुआ आपके, वह आर्टिकल 2 में लिखा हुआ। सिक्किम दोस्तों उसी का एग्जाम्पल था ना। आर्टिकल 3 की बात करो दोस्तों आपसे, तो आर्टिकल 3 में आपके कोई भी राज्य की सीमा चेंज करनी हो, नाम चेंज कर रहा हूँ, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना हो, वो सारी बातें आपके आर्टिकल 3 में, यह पावर दोस्तों पार्लियामेंट के हाथ में। ठीक है, इसके बाद भाग 2 की बात करूं मैं आपसे, तो आर्टिकल 5 आपके संविधान के निर्माण के समय कौन कौन नागरिक था वो आपके। आर्टिकल 6 आपके पाकिस्तान से भारत हुए आपके लोग जो है वो। आर्टिकल 209 पूछूं आपसे, वह था आपका कौन सा, कि किसी ने अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली है तो आपके वहां से हम वापस ले सकते हैं, मतलब अब भारत देश की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, वो आर्टिकल 9 था। ये आपको ध्यान ना, भाग 1 और भाग 2 में पावर किसके हाथ में है, संसद के हाथ में। ठीक है, इसके बाद भाग 3 में आर्टिकल 13 हो गया आपके, मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू की बात यहीं पर है आपके। कोई भी अगर संसद का अधिनियम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो उस अधिनियम को समाप्त करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, आर्टिकल 13 ना। आर्टिकल 14 आपके विधि का शासन या फिर आपके विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण जो है वो आर्टिकल 14 के अंदर है। आर्टिकल 15 मैंने एक कहा आपसे, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किसी में आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फिर इसके अपवाद लिखे हुए आपके 15/6 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के अंदर लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 16 मैंने कहा था लोक नियोजन, पब्लिक जो आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपके समान आपके जो है अवसर की समानता मिलेगी, आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली 16 के अंदर है। 16/4 में सरकारी नौकरी में आपके रिजर्वेशन की बात है और 16/6 में आपकी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात जो है वो की गई है ना। आर्टिकल 17 पूछूं आपसे, अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है आपके, अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो 17 के अंदर है। आर्टिकल 18 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 18 आपकी उपाधियों का अंत है। टाइटल्स जो आपके, पुरस्कार की बात नहीं है, अवार्ड की बात नहीं, टाइटल्स का अंत किया गया है। फिर दोस्तों आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 1A के अंदर अभिव्यक्ति की और विचार की जो फ्रीडम आपकी लिखी हुई है, वही 19 के अंदर आपके कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपके कहीं बसने का स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार, वो सब वहां पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 20 की बात करूं आपसे, तो आपको किसी अपराध, आपने कोई अपराध किया उसमें आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दो स्थिति से संरक्षण यहाँ पर दिया गया है, कन्विक्शन जो है आपके उससे संरक्षण यहाँ पर है, और एक अपराध के लिए एक बार दंड मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। जियो पार्टी जो है उससे भी संरक्षण यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 21 मैंने आपसे कहा था कि सबसे बड़ा आर्टिकल आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आपके पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी बात यहाँ पर, इसमें बहुत सारे आर्टिकल शामिल हुए, जैसे कि पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, मेडिकल आपके जो है सुविधाओं का अधिकार, आपकी समलैंगिकता जो है आपको उसको कहा गया क्राइम नहीं है, सारी बातें जो है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A जो है आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन जो है उसकी व्यवस्था की बात की गई है ना। आर्टिकल 122 आपके मैंने कहा था कुछ आपके कंडीशन में जो गिरफ्तारी और जो निरोध है आपके उससे संरक्षण की बात कही गई है। प्रिवेंटिव लॉ जो होता है, कोई भविष्य में कोई अपराध करेगा उसको देखते हुए पहले से प्रिवेंशन करना, मीसा, टाडा, यूएपीए, तो सबके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपके जो है वो सब इसी में आते हैं ना, रासुका बोलते जिसको आप। ठीक है, आर्टिकल 23 को आपसे, तो मानव का दुर्व्यवहार जो आपके, मतलब कि मानव अंगों का क्रय विक्रय करना, आपकी जो दुर्व्यापार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसको रोकता है। बलाश्रम जो है, फोर्स लेबर जो है उसको भी रोकता है। आर्टिकल 24 आपके जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों के अंदर खतरनाक स्थानों में नियोजन करने से आपके रोकता है, आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करता है, अंतःकरण जो है उसकी फ्रीडम की बात आर्टिकल 25 करता है। इसी में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को माने ना माने ये व्यक्तिगत मैटर है, पर्सनल मैटर है, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और धर्मांतरण करना अपराध नहीं है, करवाना दोस्तों अपराध है। और हिंदू धर्म के अंदर बौद्ध, जैन, सिख जो है वो पहले से शामिल होंगे,
और सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 आपके प्रबंधन की बात करता है। 27 धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उसकी बात करता है। 28 आपके सरकारी स्कूलों में या फंडेड स्कूलों के अंदर धार्मिक आपके प्रार्थना नहीं होगी, ये 28 बात करता है। आर्टिकल 29 आपके माइनॉरिटीज के हितों की बात करता है आपकी, जिसमें उनकी संस्कृति है, उनकी लिपि है आपकी, उनकी भाषा है, उसके संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 30 आपके माइनॉरिटीज को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। 31 आर्टिकल संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44 में संविधान संशोधन हट करके आर्टिकल 300 में पहुंच गया है। 32 आर्टिकल पूछूं आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करेगा, हैबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपके अधिकार पक्षता, क्यू वारंटो, इसके अलावा परमादेश, मैंडमस, इसके अलावा प्रतिषेध आपके, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण आपके, सैरिसरी, ये 5 तरह की रिट आपकी जारी की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सो उसके बाद आर्टिकल 32 के बाद में हमारा जो भाग आपके 4 इसको डीपीएसपी कहते हैं दोस्तों हम लोग आपके। और डीपीएसपी मैंने आपसे कहा था कि डीपीएसपी जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 आपके आर्टिकल उसमें आते हैं। आर्टिकल 37 बोलता है डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे, ठीक है। आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी बात उसको करता है, ठीक है। आर्टिकल 239 जो आपके क्या है आपके, इसको आप स्मॉल लिखना, ठीक है, इसको आप आर्टिकल 39 स्मॉल ए लिखिएगा। ये किसकी बात करता है आपके, तो ये आपके पुरुष और स्त्री दोनों को समान आपके जो है संसाधन उपलब्ध होंगे, इसकी बात करता है, ठीक है। और सो आपके ये जो है आपकी 39 जो डी है आपकी, ये किसकी बात करता है आपके, ये दोनों को समान वेतन मिलेगा समान कार्य के लिए, उसकी 200 बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल है, 39 कैपिटल है। 42वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों आपके। हिंदी में भी दोनों में अंतर रसगुल्ला, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ देखिए ना, ब्रैकेट का मतलब ये पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर सीधा क्या लिखा हुआ है, मतलब इसको जोड़ा गया है, ठीक है। बस आप इंग्लिश में नोट करना, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, ठीक है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है फ्री लीगल एड आपके 39A में 42वां संविधान संशोधन, इसी की पूर्ति के लिए भारत में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की स्थापना की गई, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करते हैं। आर्टिकल 41 आपके मनरेगा, इसी से दोस्तों आता है आपके काम करने की दशाओं की बात करता है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता की बात करता है आपके। आर्टिकल 43 दोस्तों कै जो है आपके, ये जो कुटीर उद्योग होते हैं उनकी बात करता है। 43 जो कै है ना आपके, 43 जो बी है आपके नोट करना, ये 43 जो बी है आपके, ये सहकारी समिति की बात करता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। समान नागरिक संहिता की बात करता है। 40 दोस्तों आपके 47 आपके पोषण की बात करता है, आपको याद होगा पोषण जो है उसकी बात करता है। 48 कृषि पशुपालन की बात करता है। और 48A जो है पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ध्यान। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति हमारी विदेश नीति की बात करता है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों भाग 4A आपके 51 मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया 10 थे, इसमें अब 11 हो चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन आपके 51 आपके 1 के जो है आपको ध्यान रखना है, नॉलेज वाला है, शिक्षा वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 5 स्टार्ट हुआ। सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा हुआ आपके 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी दोस्तों, कहाँ लिखा हुआ आपके 53 में लिखा हुआ है। 54 में आपके उसका निर्वाचन जो है उसमें कौन कौन भाग लेगा वो लिखा हुआ है। 55 में निर्वाचन की विधि क्या होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो लिखा हुआ है। 56 में उसका कार्यकाल लिखा हुआ है। 57 में उसका री इलेक्शन लिखा हुआ है। 58 में उसकी योग्यता लिखी हुई है। 59 में उसकी शर्त लिखी हुई है। 60 में उसकी शपथ लिखी हुई है। 61 में उसका महाभियोग हटाने की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद 63 की बात करूं आपसे, उपराष्ट्रपति होगा लिखा हुआ है। 64 में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये लिखा हुआ आपके। 66 के अंदर उसका इलेक्शन लिखा हुआ है। 69 में उसकी शपथ लिखी हुई है, आपको नोट करना है दोस्तों। और आपके इसके अलावा जो है 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उस डिस्प्यूट का निपटान के लिए कौन दोस्तों होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट होने वाला है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 72 की बात करूं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति यहीं पर 72 के अंदर दोस्तों आपके। 74 की बात करूं आपसे तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा, मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 75 2 में लिखा हुआ है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75 3 में लिखा हुआ है कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा
जो है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होने वाला है। 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में, 76 में दोस्तों लिखा हुआ है ना। इसके बाद में 77 भारत सरकार जो भी कार्य करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट करेगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 79 में संसद लिखी हुई है, 80 में राज्यसभा, 81 के अंदर आपके लोकसभा जो है वो लिखी हुई है। 85 में दोस्तों आपके सत्र को चालू करने का अधिकार, सत्र आहूत, सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के पास होगा, वो लिखा हुआ है। 87 में उसका स्पेशल स्पीच जो है आपके वो लिखा हुआ है, आपके विशेष अभिभाषण जो है वो लिखा हुआ 87 के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद 93 में आपके लोकसभा स्पीकर लिखा हुआ है। 105 में एमपीज के पास जो विशेष अधिकार है वो लिखे हुए हैं 105 में। 108 में ज्वाइंट सिटिंग लिखी हुई है, संयुक्त बैठक लिखा हुआ है। 109 के अंदर धन विधेयक की जो विशेष प्रक्रिया आपकी वो लिखी हुई है। 110 में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है धन विधेयक की, आपको ध्यान रखना है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आप बजट कहते हो वो 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों ना। और इसके बाद में 123 में आपके राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की पावर है, ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो 123 के अंदर लिखी हुई है। 124 पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट की संरचना, उसका रिमूवल, उसमें कार्यकाल, वो सब आपके 124 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 126 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आपके 126 में। अडोक जज कहाँ लिखे हुए हैं आपके 127 में लिखे हैं। 129 में पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये दोस्तों लिखा हुआ है 129 के अंदर। 137 पूछूं आपसे, याद करो, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकती है, पावर उसके पास में, बस बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी। 139 में क्या लिखा हुआ आपके 139 जो है इसमें लिखा हुआ आपके कि अगर सुप्रीम कोर्ट को उन 5 रिट के अलावा कोई और पावर भी देनी है तो पार्लियामेंट दे सकती है ना। 142 पूछूं आपसे, याद करो, आपके पूर्ण न्याय का सिद्धांत आपके 142 के अंदर लिखा हुआ है, पर आपके टोटल जस्टिस की बात करता है, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है ना। 143 राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ। 148 आपके सीएजी के बारे में दोस्तों उल्लेख जो है वो 148 के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान ना। 153 पूछूं आपसे, राज्यपाल होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। 2 राज्यों का भी एक हो सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। 154 पूछूं आपसे, तो राज्यपाल के पास में एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, जो राष्ट्रपति के अंदर है वही आपके राज्यपाल में। 156 में आपके दोस्तों 155 के अंदर इसका आपके अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि इसका निर्वाचन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है। 156 में आपकी जो इसकी पद की अवधि है वो लिखी हुई है ना। दोस्तों आपके 159 के अंदर क्या लिखा हुआ, शपथ जो है इसका उल्लेख आपके 159 के अंदर आपके राज्यपाल की शपथ है ना। 161 के अंदर जो वह 72 में लिखा हुआ है समाधान, वो यहाँ पर 161 में लिखा हुआ है, ठीक है। जो वहाँ 74 में लिखा हुआ वो यहाँ पर 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन होगी, मिनिस्ट्री होगी, जिसका प्रमुख आपके मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। जो बात 76 में लिखी है महान्यायवादी, वो 165 में यहाँ पे लिखी हुई है एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता, ठीक है। 168 जो बात 79 में लिखी है संसद आपकी, वो यहाँ पर राज्य विधानमंडल जो है लेजिस्लेचर लिखा हुआ है 168 में। जो बात वहाँ 80 में लिखी है राज्यसभा, वो बात यहाँ 169 के अंदर लिखी हुई है, जो कि विधान परिषद के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, ठीक है, उसको बनाना और उसको मिटाने की पावर जो है ना। 170 पूछूं आपसे, जो बात वहाँ लोकसभा के लिए लिखी हुई है आपके 81 में, वो बात यहाँ पर 170 में विधानसभा के लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो 171 पूछूं आपसे, तो ये भी विधान परिषद के लिए ही आपके, और उसकी संरचना का प्रावधान 171 के अंदर किया गया है, ठीक है। 176 पूछूं दोस्तों आपसे आपके, तो अच्छा 174 और नोट करना, आपके जो बात वहाँ 85 में लिखी है वो बात है 170 आपके 4 में लिखी है, सत्र चालू करना, समाप्त करना राज्यपाल के पास पावर होगी, ठीक है। 176 जो बात वहाँ 87 में लिख रही है वो बात या 176 में लिख रही है, आपके राज्यपाल का विशेष आपके अधिभाषण, ठीक है। इसके बाद उसमें आपके 187 पूछूं आपसे, तो 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में 194 पूछूं आपसे, तो एमएलए के जो बात वहाँ 105 में लिख रही है एमपी का विशेष अधिकार, वो बात यहाँ 194 के अंदर लिख रही है एमएलए के विशेष अधिकार, ठीक है। इसके बाद 199 धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। 200 विधेयक पर राज्यपाल, जो बात वहाँ 111 में लिखी है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे कोई बिल आता है तो, वो बात यहाँ पर 200 के अंदर लिखी है राज्यपाल के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। उसी में एक ऑप्शन होता है कि राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, और जैसे राष्ट्रपति के विचारार्थ करेगा उसको 201 आर्टिकल एक्टिव होगा और राष्ट्रपति के पास उसमें ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है।
202 की बात करूं आपसे, जो 112 में लिखा हुआ है बजट आपके केंद्र का, वही राज्य का 202 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और 210 पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये आपकी भाषा की बात करता है। ठीक है, 213 जो बात 123 में लिख रही है अध्यादेश आपके, वही राज्य में आपकी 213 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, 214 हाई कोर्ट की बात करता है, 214। ठीक है, 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, जो 129 में लिख रहा है, वही बात आपके 215 में यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, 216 हाई कोर्ट के गठन की बात करता है, ध्यान रखना है ना। 223 आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की बात करता है, जो बात वहां पर आपके 126 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, 226 जो बात वहां 32 में लिख रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिट जारी करने की पावर, वो बात यहाँ पर 226 के अंदर लिख रही है। मौलिक अधिकार और आपके लीगल राइट दोनों के अंदर लिखी हुई है ना। इसके बाद दोस्तों आपके 231 की बात करूं आपसे, तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ये लिखा हुआ है। 233 पूछूं आपसे, जिला न्यायाधीश की बात की गई है। ठीक है, 239 पूछूं आपसे, भाग 208 हो गया 239 यूटी के लिए आपके, तो यूटी की बात आपकी 239 में लिखी हुई है। ठीक है, 239 ए पूछूं आपसे, के या फिर ए पूछे आपसे, ये दिल्ली के बारे में बात करता है, नोट करना। और 69वां संविधान संशोधन जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 241 पूछूं आपसे, यूटी के अंदर भी क्या होगा, यूटी के अंदर भी दोस्तों आपके हाई कोर्ट हो सकता है, ये 241 में लिखा हुआ है। 243 में आपके यहाँ से पंचायत राज स्टाफ, मैंने कहा था 243 ए आपकी ग्राम सभा की बात करता है, 243 जी आपकी ग्राम सभा जो पंचायत उसकी पावर की बात करता है, और 243 आई आपके राज्य वित्त आयोग की बात करता है, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। उसके बाद नगर पालिका में बात दोस्तों करूं आपसे, भाग 9A की बात करूं तो 243 वाई जो है वो नगर पालिका के लिए नगर पालिका के लिए आपके वित्त आयोग की बात करता है। 243 ZA जो है आपके वो राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका की बात करता है। 243 ZD जो है वो जिला आयोजन समिति पब्लिक आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी DPC की बात करता है। ठीक है, उसके बाद भाग 9 भी आता है, 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति की बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भाग 210 आता है आपके, इसमें केवल एक आर्टिकल है 244, जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर दोस्तों 248 आता है आपके, 240, इससे पहले 246 दोस्तों वो भी आता है ना, जो कि 246 ए आपको याद है, 246 में लिखा हुआ है संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में। 246 ए में जीएसटी जो है आपके उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, 248 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास होंगी। ठीक है, 249 दोस्तों आपके, अगर राज्य सूची के विषय पर कानून सेंटर को बनाना है तो राज्यसभा के पास पावर होगी आपके आर्टिकल नंबर 249 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है 254 है ना, अगर संवर्ती सूची पर कानून दोनों ने मिलकर बनाया दोस्तों, सेंटर और स्टेट ने मिलकर बनाया, और दोनों का अपोजिट कानून होता है तो सेंटर की बात मानी जाएगी, वहां पे ध्यान रखना है। 262 पूछूं आपसे, नदी का विवाद अगर हुआ तो उसके निपटान के लिए। 263 पूछूं आपसे, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके भाग 12 स्टार्ट हो गया आपके, जो कि वित्त आपके फाइनेंस की बात करता है। इसमें 266 संचित निधि की बात करता है, कंसोलिडेशन फंड की बात करता है। 267 आपके आकस्मिक निधि जो है कंटिजेंसी फंड, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, उसकी बात करता है। ठीक है, और 275 आपके राज्यों के लिए जो पैसा मिलता है उसकी बात करता है टैक्स के रूप में। 279 ए जीएसटी काउंसिल की बात करता है। 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, आपको ध्यान रखना है। 292 भारत सरकार के उधार की बात करता है। 293 राज्य सरकार के उधार की 200 बात करता है। 300 ए आपके ये संपत्ति के अधिकार की बात कर, जो कि पहले 31 के अंदर था मौलिक अधिकार, अब वो 301 के अंदर आ गए। 312 पूछूं आपसे, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस और वर्तमान में आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस भी शामिल है। 315 यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात करता है। ठीक है, 323 जो आपके इनके प्रतिवेदन की बात करता है। 323 ए जो है वो सीएटी की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है। 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 324 आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। 326 जो है वो वैक्स मताधिकार की बात करता है, 326 आपके। ठीक है, 330 पूछूं आपसे, 330 लोकसभा के अंदर SC ST का जो रिजर्वेशन है उसकी बात करता है। ठीक है, जो कि 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। 331 में एंग्लो इंडियन के लिए था लोकसभा में, वो समाप्त हो चुका है। 332 में विधानसभा में SC ST रिजर्वेशन जो उसकी बात करता है। और 333 के अंदर दोस्तों विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की बात करता था, वो अब समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 338 के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। 338 भी
आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है 102वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर 89वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उसको भाग 17 स्टार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 343 संघ की जो राजभाषा है उसकी बात करता है। 344 में इसके लिए आयोग राष्ट्रपति बनाएगा, बीजी खरे आयोग आपके। इसके बाद 350 के पूछूं आपसे, ये आपके मातृभाषा की बात करता है। 351 हिंदी के विकास की बात करता है। 352 भाग 18 जो है आपके राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 3 बार लग चुका है। 355 आपके जो है वो कुछ कंडीशंस की यहाँ पर बात करता है। 356 जो है आपके वो राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना जो है उसकी बात करता है। 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। और दोस्तों 361 जो आपके ये भाग आपके 19 से स्टार्ट हो गया, प्रकीर्णन स्कैटरिंग। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो विशेष अधिकार होते हैं वो 361 के अंदर होते हैं। 300 तो आपके 364 जो है ये महापतन जो पोर्ट्स होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है। 368 संविधान संशोधन भाग 20 की बात करता है, ठीक है। 370 पूछो जम्मू कश्मीर की बात करता है आपके भाग 21 अस्थायी प्रोविजन, ठीक है। इसी में 371 के नागालैंड के लिए, 371 छह आपके सिक्किम के लिए, 371 छह गोवा के लिए आपके ध्यान रखना है। गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन, सिक्किम के लिए 36वां, नागालैंड के लिए 13वां, ठीक है। 392 दोस्तों आपके 393 जो आपकी इसकी बात करता है, भारत का संविधान इसका नाम होगा, इसकी बात करता है। 394 16 आर्टिकल लागू होंगे 26 नवंबर 1949 से, उसकी बात करता है। और 395 आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त किया जाता है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है समाप्त किया जाता है, ये इसकी बात करता है। तो देखिए जो चीज दोस्तों मैंने आपको लगभग 2 घंटे में पढ़ाई थी, जो चीज मैंने आपको हेलो नमस्कार राम राम माई साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो, मजे में हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? चलो, ये वाला गायत्री मंत्र कैसा लगा आपको? ये मेरी क्लास का था ना, जिसमें मैंने सारे आर्टिकल रिवाइज कराए थे ना। ये वो जोरदार चीज है जो मैंने चलवाई। सोचो आप, अगर मैं 1.5 घंटे इसको 3 बार चलाऊं तो आपको सारे याद हो जाए। आप क्या खुद आधा घंटे में 24 मिनट में रिवीजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब देखो फटाफट रिवीजन जो है आपको हो जाएगा ना। तो ये बहुत जोरदार चीज है, इसका फायदा उठाओ तुम बस। पेपर में आपको यही याद आएगा, गारंटी मेरी आपको ना। चलो शुरुआत करें भाई। चलो, तो दोस्तों कल हमने जहां छोड़ा हम वहां पर आने से पहले, अच्छा भाग चार से हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भाग 4 वैसे स्टार्ट करवा दिया था, कोई बात नहीं। भाग 4 से दोस्तों हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाग 4 में हम जो है डीपीएसपी की हम लोग बात करते हैं। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से लिए, मैंने आपसे कहा था आयरलैंड से लिया है। आर्टिकल की बात करूं आपसे, आर्टिकल 36 से, और सो आर्टिकल आपके 36 से 51 तक आर्टिकल जो है वो इसके अंदर दिए गए, ये भी मैंने आपसे बात कर ली थी, है ना।
ये सारी बात दोस्तों हो चुकी था ना। अच्छा, आर्टिकल मैंने कहा 37 हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डीपीएसपी का उल्लंघन अगर हो गया तो डीपीएसपी न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात आपको मैंने लिखवाई थी, परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ था। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 38 मैंने आपको लिखवाया, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की बात होती है। पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इसकी स्थापना की बात कहाँ होती है? इसकी स्थापना की बात जो है आर्टिकल नंबर 38 में होती है। ये बात भी हमने की दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इसी पे थे हम आर्टिकल 39 में। 39 में बहुत सारे पार्ट हमारे पास। देखो 39 दोस्तों, अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो मतलब वो संविधान का भाग था, अगर मैं कैपिटल लिखूंगा तो उसको संविधान में बाद में जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल 39 में एक तो आपके स्मॉल ए याद रखना है। स्मॉल दोस्तों ए क्या बोलता है? सभी को समान अवसर मिलेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान अवसर, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ए है ना, स्मॉल ए है ना, सभी आपके स्त्री और महिला, स्त्री और पुरुष को समान अवसर है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ये आपके लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 39। आपको ए में ध्यान रखना है दोस्तों ना। आर्टिकल 39 दोस्तों आपके अगर पूछो आपसे आर्टिकल 39 डी भी आपको ध्यान रखना है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 39 डी भी नोट कीजिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समान कार्य के लिए समान वेतन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह आर्टिकल नंबर 39 डी में लिखा हुआ है। अब जो मैंने कल आपको लिखवाया था आर्टिकल नंबर 39 कैपिटल ए, जो कि मैंने कहा था कि कैपिटल ए का मतलब है कि इसको जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हमने लिखवाया आपको। और फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है निशुल्क कानूनी सहायता। क्या लिखा हुआ है? निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको मैंने लिखवाया था। फ्री लीगल एड जो है, निशुल्क कानूनी सहायता, वो आपको ध्यान रखना है, फ्री लीगल एड, ठीक है। ये मैंने आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा था, 42वां संविधान संशोधन फ्री लीगल एड की बात हमारी हुई थी, ठीक है। और इसी के बेस पर मैंने आपसे कहा था कि भारत में दोस्तों, इसी के बेस पे 1987 के अधिनियम के द्वारा भारत में नालसा की स्थापना होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना होती है। यह भी मैंने आपको कल लिखवा दिया था, ठीक है। और दोस्तों इसकी वजह से अधिनियम तो ये हो गया, इसकी स्थापना कब होती है लिखना आपकी, इसकी स्थापना 9, तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 9 नवंबर 1995 को स्थापना होती है ना। इसलिए 9 नवंबर की तारीख को हम दोस्तों लीगल सर्विस डे बनाते हैं, विधिक सेवा दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विधिक सेवा दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 39 में 3 आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39 ए महत्वपूर्ण, स्मॉल ए, जिसमें स्त्री और पुरुष समान अवसर मिलेंगे। स्मॉल डी महत्वपूर्ण, समान कार्य के लिए समान वेतन। और कैपिटल ए महत्वपूर्ण है आपके फ्री लीगल एड, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 40। कौन सा दोस्तों आपके? इसके बाद जो आर्टिकल आता है उसका नाम है आर्टिकल नंबर 40। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन जो है किस आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है ये आर्टिकल नंबर 40 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 40 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर दोस्तों आता है आर्टिकल नंबर 41। कौन सा आता है? आर्टिकल नंबर 41 आता है। और दोस्तों आर्टिकल 41 में राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर राज्य सभी लोगों को क्या क्या उपलब्ध करवाने वाला है? काम उपलब्ध करवाने वाला है, शिक्षा उपलब्ध करवाने वाला है और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। कभी कभी सवाल पूछता है कि आर्टिकल 41 में किसका उल्लेख नहीं है? तो काम का दोस्तों उल्लेख है, बिल्कुल है ना। यही काम था जिसके द्वारा भारत में 2005 में नरेगा अधिनियम आया दोस्तों ना। यहाँ पे लिखा हुआ है काम उपलब्ध करवाएगा, यही था आपके जो कि भारत में 2005 में नरेगा अधिनियम आया था, आपको ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। इसे बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कब का है? 2005 का दोस्तों अधिनियम है। ये कब लागू होता है लिखना आपके, तो ये लागू होता है, लिखिएगा आपके, यह 2 फरवरी 2006 से लागू होता है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं कि इसका नाम दोस्तों मनरेगा कब हुआ, तो इसका नाम मनरेगा जो है
यह 2 अक्टूबर 2009 को होता है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसका नाम 2009 में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों, काम के अधिकार के अंदर ये आपसे सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005, ये आपको काम में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 42 पूछूं आपसे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पर उसका विशेष ध्यान है। मैं आपको इसके सारे आर्टिकल लिखवा रहा हूँ, जिस पर विशेष ध्यान है उस पर हमारा भी विशेष ध्यान है। ज्ञान देना उद्देश्य नहीं, सिलेक्शन करवाना है दोस्तों ना। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, गर्भावस्था में जो महिला की सहायता दोस्तों, आपके प्रसूति सहायता जो है, मैटरनिटी जो लीव है आपके, वो आर्टिकल 42 में लिख रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 42 आपके गर्भावस्था के दौरान, आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला की जो सहायता है वो दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग प्रसूति सहायता। क्या बोलते हैं, प्रसूति सहायता कहते हैं दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मैटरनिटी, आपके मैटरनिटी लीव कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैटरनिटी लीव जो है ये आपको नोट करना है। आपको ये कहाँ पर लिखी हुई है, ये आपके आर्टिकल नंबर 42 में लिखी हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 में हमें 43 बी ध्यान रखना है। कैपिटल है, मतलब कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2011 का। और सहकारी समिति जो है इसको यहाँ पर जोड़ा गया ना, सहकारी समिति जो है इसको यहाँ पर जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट आप यहीं पे आप दोस्तों डब्बा बना के नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके यहीं पर डब्बा बना के आप नोट कीजिएगा। सवाल पूछे आपसे कि भारत में सहकारिता वर्ष जो है किसे घोषित किया गया, ठीक है। तो भारत में सहकारिता वर्ष जो है यह 2025 को विश्व के अंदर सहकारिता वर्ष आपके घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में सहकारिता वर्ष कौन सा है, 2025 दोस्तों सहकारिता वर्ष है। सवाल पूछो आपसे क्वांटम तकनीक का वर्ष कौन सा है, तो क्वांटम तकनीक का भी वर्ष दोस्तों यही हो गया, ठीक है। इसके अलावा सवाल पूछूं आपसे कि ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष कौन सा है, तो ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका वर्ष भी 2025 हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा शांति और विकास का वर्ष कौन सा है, तो शांति और विकास का वर्ष भी 2025 हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा आर्टिकल 43 बी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सहकारी समिति की दोस्तों बात करता है। आर्टिकल नंबर 44 पूछूं आपसे, यह बात करता है समान नागरिक संहिता। इसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता, या फिर इसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है समान नागरिक संहिता। दोस्तों इसका मतलब ये है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद प्रथा, ये सभी धर्मों के लिए एक समान होगा व्यवस्था, किसी के लिए दोस्तों अलग नहीं होगी। जैसे तलाक उल बिद्दत था, इसको समाप्त कर दिया कि 3 बार तलाक बोल के नहीं रिश्ता समाप्त होना, इसको समाप्त कर दिया गया भारत में। तो जो आपके सिविल लॉ हैं आपके, वो सभी आपके धर्मों के लिए एक समान हो ये आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में कहां पर लागू था, तो पहला दोस्तों राज्य गोवा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा आपके, वो उत्तराखंड है। दोनों क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग है, ठीक है। ये आपके जहां पर ये आपके इसको अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो पहला स्टेट गोवा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके लिए विधेयक अधिनियम आपके पूछूं आपसे, इसके लिए बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो इसके लिए बिल पारित करने वाला जो पहला स्टेट था यह था उत्तराखंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए बिल पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, ये उत्तराखंड था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर जो है वो बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 44। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 पूछूं आपसे। दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 किसकी बात करता है, ये आपके शिक्षा की बात करता है। 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो आपके पूर्व आपके जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसकी बात करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम, ये उम्र का बड़ा क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में दोस्तों ना। 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं दोस्तों, इन बच्चों की जो पूर्व प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा है, मतलब कि LKG UKG से पहले की जो शिक्षा है, उसकी बात कहाँ पे की है, उसकी बात जो है
वो यहाँ पर की गई है आर्टिकल नंबर 45। क्योंकि 6 से 14 वर्ष तो आपके आर्टिकल नंबर 21 में आ गया, ठीक है। वो तो 6 से 14 आपके 6 वर्ष से कम वाला यहाँ पर दोस्तों ना, कि सरकार के पास जब धन होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो वो इसको भी लागू करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 46 किसकी बात करता है? SC ST जो है इनके हितों का संरक्षण जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आर्टिकल नंबर 46 में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, सारे ध्यान रखने हैं। आर्टिकल नंबर 47 पूछो दोस्तों आपसे, जो पोषण का जो अधिकार है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 47 में लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों मद्यपान के सेवन पर रोक भी कहाँ पर है? मद्यपान के सेवन पे रोक जो है ये भी आपके आर्टिकल नंबर 47 में दोस्तों ना। तो मद्यपान जो है, इस मद्यपान के सेवन पे जो रोक है, के सेवन पर रोक जो है ये भी कहाँ दोस्तों आपके लिकर के ऊपर जो बैन है ना, लिकर के ऊपर बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, वो आर्टिकल नंबर 47 के द्वारा है, ठीक है। दोस्तों अगर ये मौलिक अधिकार होता तो पूरे राज्यों को लागू करना पड़ता, क्योंकि ये DPSP है तो जो राज्य चाहे उसको लागू कर सकता है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको ध्यान रखना है ना। आर्टिकल 248 क्या बोलता है? तो आर्टिकल 48 जो है यह कृषि और पशुपालन की बात करता है। किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन जो है इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 48 करता है, ठीक है। सो यहीं पे लिखा हुआ है गोवंश वध पे रोक, है ना। जो गोवंश वध है आपके, इस पर रोक जो है वो भी कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 48 में। 48 में हुआ दोस्तों एक संविधान संशोधन, इसका नाम था 48A, है ना। क्या नाम था? 48A नाम था। और 48A आपके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, ठीक है। 48 दोस्तों ए जो है यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो 48A पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 249 की मैं बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 49 जो है ऐतिहासिक जो हमारी इमारत है, जो हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट है, इनके संरक्षण की बात करता है ना। तो ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात कहाँ लिखी हुई है? के संरक्षण की बात भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 49 में लिख रही है, ठीक है। आर्टिकल 50 की मैं बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों के मध्य है, मतलब कि दोस्तों सरकार और कोर्ट जो है इन दोनों के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो पृथक्करण है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपके सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 51 जो है आपके, ये अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना की बात करता है ना। तो अंतरराष्ट्रीय शांति जो है इसके स्थापना की बात कहाँ पर है दोस्तों? इसके स्थापना की बात आर्टिकल नंबर 51 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यही भारत की क्या है? विदेश नीति। क्या है? यही भारत की विदेश नीति आपको नोट करना है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 251 में। और यही भारत की विदेश नीति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल पूछे कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स हो दोनों में कौन बड़ा है? तो ध्यान रखना, एक केस हुआ था मिनर्वा मिल्स केस, बहुत अच्छा केस है 1980 का। उसमें साफ साफ कहा गया कि DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपके बराबर हैं। तो सवाल पूछे तो आपसे, सवाल पूछे आपसे यहाँ पर लिखिएगा, जो मिनर्वा मिल्स केस था, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 का केस है ना। मिनर्वा मिल्स केस कब का केस है? 1980 का है। और इस केस में कहा गया कि DPSP बराबर फंडामेंटल राइट, या फिर मैं कह दूं DPSP और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे के पूरक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दूसरे के पूरक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह मिनर्वा मिल्स केस जो है यहाँ पर कहा गया था, ये भी सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है। मिनर्वा मिल्स केस आपसे सवाल बन सकता है। तो हमारा भाग देखो, एग्जाम में सवाल बनता है और मैं चाहता हूं कि हम इसमें कोई भी आर्टिकल ना छोड़ें। भाग 4 में भी और भाग 4A में भी, दोनों में कोई आर्टिकल नहीं छोड़ना है। दोस्तों आइए देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। देखो मैंने कहा आर्टिकल 37 DPSP प्रवर्तनीय नहीं है, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। 39 में 39 स्मॉल a स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अवसर। 39 स्मॉल d समान कार्य के लिए समान वेतन। कैपिटल A निशुल्क कानूनी सहायता।
आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है ना। 42 गर्भावस्था में प्रसूति सहायता। 43 बी सहकारी समिति। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। 46 SC ST के बारे में। 47 पोषण के बारे में। 48 कृषि पशुपालन गोवध पर रोक है ना। और 48A पर्यावरण संरक्षण। 49 ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे भाग आपके 4A। भाग हमारा 4A तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो तुम्हारे एग्जाम की बात करूं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिस पे तुमने कभी गौर नहीं किया है, और तुम्हारी पिछली शिफ्ट में निश्चित तौर पे हर पेपर में 1 या 2 सवाल आपके इसका मिलेगा, भाग 4A का ना। तो भाग 4A किसकी बात करता है? यह फंडामेंटल राइट की बात, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, मौलिक कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्य की बात करता है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने, क्या ये मूल संविधान के अंदर थे? तो नहीं थे ना। क्या ये मूल संविधान में थे? तो नहीं थे मूल संविधान में। हमने इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है, इनकी रिकमेंडेशन पर, इनकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4A का आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उस समय हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने जोड़े थे भाग 4A में, आपके आर्टिकल 251 में। ये बात है 42वां संविधान संशोधन की। पूछूं आपसे कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। गुरुजी पहले तो 10 थे, अब 11 हो चुके हैं। अभी आगे आपको लिखाऊंगा सो 11वां कहां से आया, ठीक है। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने किस देश से लिए दोस्तों आपके? तो ये हमने सोवियत संघ या फिर रूस से लिए थे ना। पहले उसका नाम सोवियत संघ था, या फिर रूस जो है, यहां से ग्रहण किया, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने शुरुआत में लिखा दी है, किसके बारे में? सो भाग आपके 4A के बारे में लिखा दी, ठीक है। अब दोस्तों हमें 11 इसमें आर्टिकल याद करने हैं, और जरूर याद करने हैं, कोई किंतु परंतु नहीं दोस्तों ना। अब देखिए याद कैसे करोगे आप इनको। दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 51(1)A। अब 51(1) दोस्तों नहीं लिख रहा हूं ना, 51(1)B, 51(1)C, 51(1)D, 51(1)E, 51(1)F, 51(1)G, 51(1)H, 51(1)I, 51(1)J और 51(1)K। आज से पहले आपका ये सवाल ठीक हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर आज के बाद 100% ठीक होगा, ये दोस्तों मुझे आइडिया है। तो 51(1)A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L दोस्तों ना। बस आपको एक ही काम करना है, पेपर में आपको इंग्लिश में देखना है दोस्तों ना, दोस्तों हिंदी में नहीं देखना है। कै खे गे गे वो नहीं देखना है तुरंत दोस्तों सामने, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सही कौन सा मानेंगे? इंग्लिश वाला मानेंगे। तो तुरंत सामने इंग्लिश वाला देखना, ABCDEFGH क्या लिखा हुआ दोस्तों ना, ठीक है। देखो दोस्तों A4 क्या होता है दोस्तों? आज से अपनी ABCD चेंज कर लो। A4 होता है एंथम। दोस्तों क्या होता है? A4 होता है एंथम, ठीक है दोस्तों। B4 आपके ब्रेव, B4 सो ब्रेवरी मान लो ना, B4 सो ब्रेव, बहादुर, ठीक है। C4 पूछूं आपसे, C4 दोस्तों कंट्री यूनिटी। अरे पेपर में तुरंत याद आएगा, कंट्री यूनिटी से ना। सो D4 डिफेंस, D4 डिफेंस। E4 इक्वलिटी। तो E4 क्या है? E4 आपकी इक्वलिटी। F4 फैंसी कल्चर। G4 ग्रीन, G4 दोस्तों ग्रीन। H4 ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच। I4 इनकम। J4 जॉइंट एक्टिविटी।
और के फॉर नॉलेज। तो आज से अपनी एबीसीडी चेंज। ए फॉर दोस्तों एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, अरे नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान। बी फॉर ब्रेवरी मतलब बहादुरी। सी फॉर कंट्री यूनिटी मतलब राष्ट्र की एकता। डी फॉर डिफेंस मतलब रक्षा। ई फॉर इक्वलिटी मतलब समता समानता। एफ फॉर फैंसी कल्चर मतलब सामसिक संस्कृति। जी फॉर ग्रीन दोस्तों मतलब आपके पर्यावरण। एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच मतलब दोस्तों आपके मानवतावाद और आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आई फॉर इनकम मतलब संपत्ति। जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक गतिविधि। के फॉर नॉलेज मतलब की शिक्षा। कुछ नहीं करना दोस्तों, पेपर में आपको बस ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए 100% ठीक है दोस्तों। अगर मान लो अब मैं आपको 11 की 11 मौलिक कर्तव्य बोल के सुना रहा हूँ, दोस्तों लिखाऊंगा तो नहीं, 11 मौलिक कर्तव्य बोल के सुना रहा हूँ, आप चेक करना कि कौन सा आप नहीं कर पाओगे दोस्तों ना। तैयार दोस्तों। पहला मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है? पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान। दोस्तों पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। तो मुझे ये बताओ कि पेपर में सवाल आ गया कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस आर्टिकल में, तो कर लोगे ना दोस्तों। राष्ट्रीय गान मतलब एंथम की बात कर रहा है, एंथम किस में? आर्टिकल दोस्तों स्मॉल है। आज वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो रहे हैं। कभी सवाल ये पूछ ले कि आर्टिकल 51(1)(a) में किसका उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है ना? बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत का दोस्तों उल्लेख नहीं है, ठीक है। चलो, और आपके 51(1)(b) क्या बोलता है? आपके जो भी हमारी स्वतंत्रता के सेनानी थे उनको अपने हृदय में। बहादुर कौन है दोस्तों? बहादुर कौन है? अरे जो भी हमारी स्वतंत्रता सेनानी थे वही दोस्तों बहादुर है। तो इन स्वतंत्रता सेनानी को हृदय में संजोए रखना, हृदय में संजोए रखना, ये सेकंड नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य दोस्तों ना। सी हमारा कौन सा? आपके सी है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना। तो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता इंटीग्रिटी, राष्ट्र की एकता यूनिटी, और जो अखंडता है इसे सुनिश्चित करना, ये इसका हो गया 51(1)(c) दोस्तों ना। 51(1)(d) राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा है ना। तो लिखिए राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा, और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सेवा के अंदर भी भाग देना, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना। ये आपके 51(1)(d) हो गया, आपको ध्यान दोस्तों रखना है। 51(1)(e) क्या बोलता है? देश में समरसता और समान भागता बंधुत्व की भावना, ठीक है। देश में समरसता, देश में समरसता, समरसता और समान बंधुत्व ना, तो इक्वल से आपको याद आ जाएगा, समान बंधुत्व की भावना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 51(1)(f) की बात करूं, देश की मिश्रित संस्कृति को आगे बढ़ाना। देश की मिश्रित संस्कृति जो है, देश की मिश्रित संस्कृति, सामाजिक संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये इसका आपके नंबर दोस्तों आपके 51(1)(f) हो गया। 51(1)(g) पूछूं आपसे, पर्यावरण संरक्षण जीव मात्र पे दया। ये तुम्हारे जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है? पर्यावरण संरक्षण और जीव मात्र पे दया, और जीव मात्र पे दया, ये कहाँ लिखी हुई है? ये आपके आर्टिकल नंबर 51(1)(g) में लिखा हुआ है ना। 51(1)(h) पूछूं आपसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है इसको बढ़ावा देना, ये आपके 51(1) आपके 51(1)(h) में लिखा हुआ है ना। 51(1)(i) पूछूं आपसे, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना। क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना,
संपत्ति की देखभाल करना, ये किस में लिखा हुआ है, ये आपके 51 आपके आई में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। सुना 51 जे पूछूं आपसे तो देश के उत्कर्ष के लिए, देश के उत्कर्ष के लिए सामूहिक प्रयास, देश के उत्कर्ष के लिए, देश के उत्कर्ष के लिए सामूहिक प्रयास जो है ये कहाँ लिखा हुआ, ये आपके आर्टिकल 51 जे में लिखा हुआ है दोस्तों ना। और के में क्या लिखा हुआ है, वही आपके शिक्षा जो है 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, वही 86वां संविधान संशोधन 2002। अब बताओ, अगर अब ये सवाल तुम्हारे दोस्तों एग्जाम में आया, इसको ब्लॉक करो परमानेंट। ये कमेंट को ना एक बार ही करना है, रिक्वेस्ट छोटी सी है ना, इतने सारे बच्चे हैं, एक काम मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक कमेंट को एक बार करके छोड़ देना है, ठीक है। मेरी टीम देख लेती है कमेंट, है ना, चिंता मत करो तुम। रिप्लाई नहीं खेलता हूँ मैं क्लास में ना, मैं यूट्यूब पे नहीं खेलता हूँ तो ऐप में क्या खेलूंगा तुम्हारे साथ। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर तुम्हारे पेपर में ये सवाल आ गया तो इसकी खोपड़ी में छेद करोगे या नहीं करोगे दोस्तों। अगर तुम्हारे से पेपर में सवाल आ गया तो इसकी खोपड़ी में छेद करोगे नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ही लिखवा रहा हूं इनको दोस्तों, लिखवाने को तो हर किताब में मिलेंगे, पर पेपर में ठीक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुद्दा वो है। लिखाने को तो हर जगह मिल जाएंगे ना। आपको तो सब पता हो, देखो ये वाला याद कर लोगे ना तो ये वाला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये वाला याद करना है, आपको ये वाला याद करना है कि A फॉर एंथम, B फॉर ब्रेवरी, C फॉर कंट्री यूनिटी, D फॉर डिफेंस, E फॉर इक्वलिटी, F फॉर फैंसी कल्चर, G फॉर ग्रीन, H फॉर ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, I फॉर इनकम, J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी, K फॉर नॉलेज हो गया, ठीक है। तो मैंने लिखा दिया ना ये आपको सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो अब आइए हमारे भाग 5 की ओर। भाग 5, भाग 5 आप जानते हो सबसे बड़ा भाग संविधान में, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 5। इसमें कितने आर्टिकल है, इसमें 100 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल आते हैं भाग 5 में। इसका दोस्तों नाम क्या है, द यूनियन, संघ इसका नाम है, इसका नाम है संघ। आर्टिकल आते हैं 52 से 151, कितने आते हैं, 52 से 151 जो है ये दोस्तों आर्टिकल आपके उसमें आते हैं, ठीक है। 52 से 151 जो आर्टिकल आपके वो दोस्तों यहाँ पर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 52 से 151 जो आर्टिकल आपके वो किस में आते हैं, आपके सो वो इसमें आते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो 52 से 151 दोस्तों भाग आपके 5 हो गया, संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ध्यान है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल देखो दोस्तों, आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ लिख रहा है, यह लिख रहा है आर्टिकल 52 में। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 बोलता है कि राष्ट्रपति के पास क्या होंगी, राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी। राष्ट्रपति के पास में क्या होंगी, कार्यपालिका शक्ति होंगी दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, जिन्हें हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट पावर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नियुक्ति पावर, अपॉइंटमेंट पावर कहते हैं, नियुक्ति शक्ति कहते हैं। जैसे तो आपके प्रधानमंत्री का दोस्तों अपॉइंटमेंट होता है, क्या बात कर रहे हो, हाँ दोस्तों प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है। कौन बनता है प्रधानमंत्री, बहुमत जिसके पास लोकसभा में होगा उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री का दोस्तों अपॉइंटमेंट होता है। राज्यपाल का भी क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है ना, राज्यपाल दोस्तों अपॉइंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 53 राष्ट्रपति, जैसे लिख लो आप, एग्जाम्पल लिख दीजिए, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, पीएम का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, पीएम का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। साइन तो इन्हीं के होंगे ना। आर्टिकल 54 पूछूं आपसे, लिखना राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ठीक है, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये आर्टिकल नंबर 54 में लिखा है। इसे बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं सो, निर्वाचक मंडल कहते हैं। और इसमें दोस्तों आपके इसमें निर्वाचित एमपी शामिल होते हैं, निर्वाचित एमपी शामिल होंगे और निर्वाचित एमएलए शामिल होंगे, ठीक है।
ध्यान रखना है मनोनीत एमपी इसमें शामिल नहीं होते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपके जो 6 राज्यों के अंदर वो भी शामिल नहीं होंगे ना। तो निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए शामिल होंगे। 70वें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित एमएलए इसमें शामिल होंगे। तो सुनो यहीं पे लिख दीजिए आप लोग, 70वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए जो हैं यह भी शामिल होंगे। आपको ध्यान रखना है 70वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 55 की बात पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 55 लिखिए आपके निर्वाचन की विधि क्या होगी। ठीक है, आर्टिकल 55 जो है निर्वाचन की विधि क्या होगी, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, वह आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का जो चुनाव जो है यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। किससे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें आप और मैं भाग नहीं लेते हो। हमने चुना एमएलए को, एमएलए वोट डाल के आएगा, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, और विधि कौन सी काम आती है? विधि आपके काम आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है ये काम आती है। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 56 पूछूं आपसे, यह कार्यकाल ना, टर्म ऑफ ऑफिस जो है, कार्यकाल जो है, ये आर्टिकल नंबर 56 में लिखा हुआ है जो कार्यकाल। आर्टिकल 57 पूछूं आपसे, तो री इलेक्शन जो आपके पुनर्निर्वाचन जो है ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके जो है री इलेक्शन जो है ये कहाँ दोस्तों? ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 57 में। ठीक है, एक राष्ट्रपति दोस्तों कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत में आपको भारत में कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखना। ठीक है, भारत में कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है एक राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 258 पूछूं आपसे, योग्यताओं की बात कहाँ लिख रही है? योग्यताओं की बात जो है ये आपके आर्टिकल 58 में लिख रही है। और उम्र कितनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? उम्र चाहिए 35 वर्ष। कितनी चाहिए? 35 वर्ष दोस्तों उम्र चाहिए, नोट करना। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछे दोस्तों आपसे, एक और लिख दो, आर्टिकल नंबर 60 पूछूं आपसे, शपथ का उल्लेख कहाँ पर? शपथ का उल्लेख जो है ये आर्टिकल 60 में। कौन शपथ दिलाता है? इन्हें लिखना आपके, तो इन्हें जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यह शपथ दिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यह शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को, नोट करना। ठीक है, और आर्टिकल 61 किसकी बात करता है? महाभियोग की बात करता है। इम्पीचमेंट जो है इसकी दोस्तों बात करता है, हटाने की बात करता है ना। तो इम्पीचमेंट जो है इसकी बात करता है। राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र आधार कौन सा है? संविधान का अतिक्रमण। कौन सा आधार है? संविधान का जो अतिक्रमण है ये एकमात्र आधार है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो एकमात्र आधार कौन सा है? दोस्तों एकमात्र जो आधार है वह आपके कौन सा है? अतिक्रमण जो है, संविधान का अतिक्रमण, ये एकमात्र आधार है। तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति। 54 में चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। 55 में निर्वाचन की विधि क्या होगी। 56 में कार्यकाल। 57 में री इलेक्शन। 58 में योग्यता। 59 में शर्तें। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों उम्र कितनी है? 35 वर्ष। आपसे सवाल यह पूछ ले दोस्तों, एक डब्बा बना दीजिए आपके, एक डब्बा बना दीजिए और सवाल आपसे ये पूछे कि बताओ भाई राष्ट्रपति जो है इसके लिए न्यूनतम मिनिमम एज जो है कितनी चाहिए ना। मिनिमम जो एज है वो कितनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, लोकसभा एमपी के लिए, राज्यसभा एमपी के लिए, दोस्तों एमएलए के लिए, एमएलसी के लिए, ठीक है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, और लिखना वोट डालने के लिए। ठीक
ठीक है, देखो दोस्तों, पहला है राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए, 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, लोकसभा दोस्तों एमपी पूछूं आपसे 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी 30 वर्ष, एमएलए के लिए 25 वर्ष, एमएलसी के लिए 30 वर्ष, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूछूं आपसे 21 वर्ष, पंच, सरपंच, पार्षद, प्रधान, वही दोस्तों ना, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। ये 21 से 18 किस संविधान संशोधन से होता लिखना आपके, ये 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989, ये राजीव गांधी जी का समय का है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, गवर्नर के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25, मुख्यमंत्री 25, लोकसभा एमपी 25, राज्यसभा एमपी 30 वर्ष, एमएलए 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष, स्थानीय निकाय चुनाव 21 वर्ष, वोट डालना 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष है ना। 61वां संविधान संशोधन 1989 आपको ध्यान है। सवाल दोस्तों कहाँ बाहर जाएगा मुझे ये बताओ। इससे बाहर अगर कोई उम्र पूछेगा तो इससे बाहर उम्र तो आपके संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है। मैंने आपको एक जगह दोस्तों लिखवा दिया ना। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 63 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या बोलता है? एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 बोलता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जोरदार क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके आर्टिकल नंबर 64 में लिख रहा है। जोरदार क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति पद पे जो भी बैठेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरपर्सन हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल नंबर 66 जो है आपके, वो किसकी बात करता है? वह आपके निर्वाचन की बात करता है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्वाचन भी आपके अप्रत्यक्ष ही होता है। ठीक है, इसका निर्वाचन में भी आप और मैं भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, हमने जिनको चुना वो भाग लेते हैं। ठीक है। सेकंड दोस्तों, इसमें संसद के सभी एमपी भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के सभी एमपी जो भाग लेते हैं। देखो राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति में संसद के निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए दोस्तों ना, निर्वाचित एमपी निर्वाचित एमएलए भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में केवल संसद के सभी मेंबर भाग लेंगे। तो उपराष्ट्रपति में निर्वाचित एमएलए भाग नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति में मनोनीत एमपी भाग लेंगे। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में अंतर ध्यान रखना है। वो राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी भाग लेंगे, इलेक्टेड एमएलए इलेक्टेड एमपी। जबकि जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसके अंदर ओनली संसद के सभी एमपी भाग लेंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 67 दोस्तों आपके, अगर दोस्तों अपने पद से आपके त्याग पत्र देना चाहें तो आर्टिकल नंबर 67 है। अभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे आपके, उन्होंने इसी आर्टिकल का यूज करते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से रिजाइन किया था। आपको याद होगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 69 पूछूं आपसे, तो आर्टिकल 69 जो है शपथ का उल्लेख, कौन दिलाता शपथ आपके? तो भारत के राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 71 पूछूं आपसे, अगर राष्ट्रपति लिखना, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हुआ, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, कोई भी तो विवाद होता है, तो इस विवाद का निपटारा चुनाव आयोग नहीं करेगा, इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अच्छा क्वेश्चन है। सवाल पूछे कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करने वाला आर्टिकल नंबर 71 के द्वारा दोस्तों ना। आर्टिकल नंबर 72 पूछूं आपसे, तो राष्ट्रपति के पास में क्षमा दान की शक्ति है ना, राष्ट्रपति के पास में
क्षमादान की जो शक्ति है आपकी वो कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 272 के अंदर। राष्ट्रपति किसी की सजा को, दोस्तों मान लो किसी को मृत्यु दंड मिला है तो राष्ट्रपति उसे दोस्तों उसे कम कर सकता है, राष्ट्रपति उसे माफ भी कर सकता है। किसी को 12 साल की सजा हुई है, राष्ट्रपति उसको 5 साल की कर सकता है। तो किसी को फांसी होने वाली, राष्ट्रपति उसको रोक सकता है। ये सारी पावर है। किसी को मार्शल लॉ में गिरफ्तार किया है, सजा दी है, तो उसको भी माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास दो स्पेशल पावर है ना। राष्ट्रपति के पास में एक तो मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति है ना, मृत्यु दंड को माफ करने की क्षमता है, कैपिटल पनिशमेंट को माफ करने की क्षमता है, फांसी को माफ करने की क्षमता है, एक मार्शल लॉ को माफ करने की क्षमता है ना। मार्शल लॉ में जो सजा होगी इसको भी माफ करने की क्षमता है राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल के पास नहीं है। मैं आगे आपको राज्यपाल का दोस्तों आर्टिकल 161 लिखवाऊंगा, उसमें लिखवाऊंगा कि राज्यपाल के पास भी ये पावर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 72, ठीक है। इसके बाद पूछो आपसे दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, इसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो ये कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, जिसका प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होने वाला है, ठीक है दोस्तों। मंत्री परिषद पूछूं आपसे तो सवाल ये भी बन सकता है आपकी, जो मंत्री परिषद है इसका आकार क्या होता है, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री होती है इसका दोस्तों आकार पूछूं आपसे, इसका दोस्तों आकार क्या होता है लिखना आपके। तो संविधान में इसके आकार का उल्लेख नहीं था, लेकिन दोस्तों 91 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ है आपके 2003 में, और सो यहाँ पर इसका आकार तय हुआ है कि जो लोकसभा है इसकी जो कुल सदस्य संख्या है इसका 15%, ठीक है। लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है मैक्सिमम, अधिकतम मंत्री बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बस दिल्ली में दोस्तों आपके दिल्ली में जो विधानसभा है उसका केवल 10% है ना, केवल दिल्ली अपवाद है इसका। बाकी भारत में सभी राज्यों में और भारत में आपके केंद्र के अंदर जो है 15% का रूल लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, आर्टिकल 75 पूछूं आपसे, 75 में दो ध्यान रखने हैं, ठीक है। 75 दो भी नोट करना है और 75 3 भी दोस्तों नोट करना है। अगर दोस्तों मान ले कि अगर किसी एक मंत्री को दोस्तों, अगर किसी दोस्तों एक मंत्री को इस्तीफा देना हो तो किसके नाम पर देगा, राष्ट्रपति के नाम पर। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, राष्ट्रपति के। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा के, ठीक है। अगर सभी के सभी दोस्तों मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया तो लोकसभा आपके समाप्त हो गई है ना। तो लिखिएगा, सवाल पूछूं कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल पूछे कि भाई मंत्री परिषद पूछूं आपसे, यह सामूहिक रूप से लिखना, यह सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति उत्तरदायी होती है ना, सामूहिक रूप से जो लोकसभा है इसके प्रति उत्तरदायी होती है। और ये बात कहाँ लिख रही है, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 75 3 में लिख रही है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 76। आर्टिकल 76 किसकी बात करता है दोस्तों, आपके महान्यायवादी, किसकी बात करता है, महान्यायवादी जो है, जिसको दोस्तों हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको दोस्तों हम लोग आपके अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वही महान्यायवादी। भारत में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है, वह दोस्तों महान्यायवादी होता है। इंडियन गवर्नमेंट का वकील कौन है, महान्यायवादी। दोस्तों पूछूं आपसे, किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद दोस्तों पर्यंत का मतलब है सब कुछ कौन तय करता है, इसका राष्ट्रपति। इसके वेतन कितने होंगे, कार्यकाल कितना होगा, कब अपॉइंटमेंट होगा, कब हटाएंगे, सब कुछ कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। महान्यायवादी के पास एक विशेष पावर है, यह संसद के सदनों में दोस्तों भाग ले सकता है, ठीक है, बहस भी कर सकता है, पर वोटिंग में दोस्तों भाग नहीं लेगा, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे दोस्तों, कि आपके
जो आपके सदन की जो कार्रवाई है, सदन की जो कार्रवाई होती है उसमें ये भाग ले सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, तो आपकी बहस कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वोटिंग में भाग नहीं लेगा, आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी। अच्छा, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायाधीश थे आपके एम सीतलवाड़। कौन थे? एम सीतलवाड़ भारत के पहले न्यायवादी। और भारत के वर्तमान में महान्यायवादी पूछूं आपसे कौन है, तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आपको बताना है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम पर त्याग पत्र देता है ना, राष्ट्रपति के नाम पर त्याग पत्र देता है। भारत के पीएम को शपथ कौन दिलाता है? पीएम शपथ किस रूप में लेता है आपके? पीएम जो आपके वो राष्ट्र आपके जो लोकसभा जो आपके स्पीकर होते हैं आपके, वो सांसद के रूप में शपथ दिलाते दोस्तों आपके। और फिर आपके राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह होता है, ये राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन नहीं देगा, क्या नहीं देगा? विटामिन कहाँ से दोस्तों विटामिन आया इसमें? हैरिस डोपा विटामिन कहाँ से आया, ये बता मुझे। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 76 ध्यान रखना है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते, लिखो आपके दोस्तों, लिखो सरला। सरला का मतलब आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, सरला कहते हैं इसको ना, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो संसद पूछूं आपसे, पार्लियामेंट के 3 अंग है। पहला क्वेश्चन, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ध्यान रखना। और संसद के कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। एक क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा जो है आपके, इसे बोलते हैं उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं ना। राज्यसभा जो है इसे क्या बोलते हैं आपके? इसे बोलते हैं अपर हाउस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो लोकसभा है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लोअर हाउस। अच्छा, आपसे पूछूं कि राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है? बताओ मुझे, राज्यसभा की पहली बैठक कौन सी तारीख को होती है? और जो लोकसभा है इसकी पहली बैठक भी कौन सी तारीख को होती है? 2 क्वेश्चन आपके लिए कि राज्यसभा की पहली बैठक दोस्तों कौन सी तारीख को होती है और लोकसभा की पहली बैठक भी कौन सी तारीख को होती है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने 104वां संविधान संशोधन पेश किया था आपके दोस्तों। इसके अंदर हमने जो लोकसभा है यहाँ पर जो 2 एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन था, 2 एंग्लो इंडियन का जो सीटों का रिजर्वेशन था, इसे हमने समाप्त कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना, इसे हमने समाप्त कर दिया। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लोकसभा के दोस्तों अंदर ना, और लोकसभा के अंदर 2 था और जो विधानसभा वहां पर 1 था, इन दोनों को हमने समाप्त कर दिया, आपको ध्यान ना। 104वां संविधान संशोधन। मैंने सवाल पूछा कि लोकसभा और राज्यसभा जो है इनकी पहली बैठक दोस्तों कहाँ पर? आर वेंकट रमनी, वेरी गुड ना, लिखना। वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया, ध्यान रखना। मैंने सवाल पूछा 13 जुलाई 1951, गलत दोस्तों। 16 मई 1952, ये भी गलत है। 9 दिसंबर 1946, ये भी गलत है। अरे तुम्हें ये नहीं पता कि राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है और लोकसभा की पहली बैठक कब होती है? पहली बात तो दोनों बैठक एक ही दिन होती है, मेरी बात सुने, दोनों बैठक एक ही दिन दोस्तों होती है। आपको यही नहीं पता है कि पहली बैठक कब हुई, बताओ फिर कैसे काम चलेगा। 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को तो स्थापना होती है। पहली बैठक पूछ रहा हूँ, पहली बैठक दोस्तों कब होती है? शिवम का ठीक है, शोभित का भी ठीक है, जितेश गलत है, 12 मई को नहीं होती है, जितेश का भी गलत, शिव कुमार का गलत है, 13 अप्रैल को भी नहीं होती है। देखने लायक आंसर आ रहा है भाई तुम्हारा।
मुझे लगा था कि पॉलिटी तो तुम्हारी जोरदार होगी। बंटी का ठीक आंसर है। बंटी, शिवम, मीनू, सीताराम। 13 मई 1951 नहीं है, 1952। 1952 तो सही, 1951 थोड़ी है, 1952 में भाई। लिखो 13 मई 1952 को होती है। लिखो डेट, 13 मई 1952 को होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा मत करो यार, मतलब 13 मई 1952 की डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 270, 79, 80, 81। बाकी राज्यसभा लोकसभा हम अलग से पढ़ेंगे, वो अलग 200 पॉइंट है। अभी हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों एक आर्टिकल लिखो, आर्टिकल नंबर 85। कौन सा आर्टिकल लिखोगे? आर्टिकल नंबर 85। संसद को शुरू करने का अधिकार, इसे बोलते हैं संसद को आहूत करना, समनिंग करना। संसद को समाप्त करने का दोस्तों अधिकार, सत्रावसान, सदन को समाप्त करने का अधिकार, सत्रावसान प्रोपोगेशन करना। तो सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये दोनों की दोनों पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति में नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, तो सदन को शुरू करना और समाप्त करना, इसे बोलते हैं सत्रावसान, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। यह दोनों पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सवाल पूछे कि सदन की दोस्तों बैठक चल रही है और उसे बीच में रोका जाए, स्थगित कर दिया जाए, एडजॉर्न कर दिया जाए, यह पावर उस सदन के अध्यक्ष के पास होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा सदन को स्थगित करने की पावर, स्थगित, एडजॉर्न करने की पावर, सदन को स्थगित करने की पावर, एडजॉर्न करने की पावर, यह किसके पास होती है? यह आपके लिखना, यह सदन के अध्यक्ष के पास होती है। अगर बैठक लोकसभा की हो रही है तो लोकसभा स्पीकर के पास होगी, अगर बैठक राज्यसभा की हो रही है तो राज्यसभा के जो सभापति है उनके पास होगी, जो भी अध्यक्ष होगा सदन का उसके पास होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 85 का, सत्र को चालू करना हो तो उसको समाप्त करना हो, ये दोनों पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आर्टिकल नंबर 87 लिखना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। दोस्तों राष्ट्रपति का स्पेशल स्पीच होता है। ये एक तो फिक्स है कि भाई जब हमारा दोस्तों साल का पहला सत्र आपके स्टार्ट होगा, 3 सत्र होते हैं साल में, एक होता है बजट सत्र होता है ना, एक होता है मानसून सत्र। अब जो स्टार्ट होगा वो कौन सा? शीतकालीन सत्र ना। तो वर्ष का जो पहला सत्र होता है बजट सत्र आपके, उसके पहले दिन जो है राष्ट्रपति एक स्पेशल स्पीच देता है। एक जब कोई नई सरकार आती है तो उस नई सरकार के गठन के साथ में नई लोकसभा बनती है, उसका जो पहली बैठक होती है उसमें स्पीच देता है, तो 2 बार देता है ना। तो राष्ट्रपति का जो स्पेशल स्पीच है वो 2 बार होता है। ठीक है, तो 2 बार कब होता है आपके? एक बार होता है नई लोकसभा गठन ना, नई लोकसभा बन जाए इस समय। ठीक है, और एक होता है, लिखिएगा, एक होता है आपके वर्ष के पहले सत्र में, वर्ष का दोस्तों पहला सत्र जो आपके उसमें होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि बजट सत्र होता है ना, 87। आगे लिखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 93, लोकसभा स्पीकर के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 293 जो है ये लोकसभा स्पीकर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे आपके? तो पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। पहली महिला पूछूं आपसे कौन थी? तो पहली महिला थी मीरा कुमार। और सवाल पूछे आपसे कि वर्तमान में कौन, लिखना, तो वर्तमान लिखिएगा, वर्तमान में कौन आपके? तो वर्तमान में ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कहाँ से सांसद हैं? कोटा बूंदी सीट राजस्थान जो है वहां से सांसद है, दूसरी बार ये बने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद लिखिए आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल 105 किसके लिए बोलता है? जो हमारे सांसद हैं, जो एमपी हैं,
इनके विशेष अधिकार की बात करता है। तो एमपी के जो विशेष अधिकार हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, आर्टिकल नंबर 105 में लिखे हुए हैं एमपी के विशेष अधिकार। सांसद के विशेष अधिकार कहाँ पे लिखे हुए हैं, सो आर्टिकल 105 में लिखे हुए हैं। इसके बाद काम का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 108। यहाँ पर किसका जिक्र है, आपके संयुक्त बैठक जो है इसका जिक्र है ना, जॉइंट सिटिंग जो है इसका जिक्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस किस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती, सवाल पूछेगा आपसे। तो धन विधेयक के ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर भी नहीं होती है। तो पहला पॉइंट आपके जॉइंट सिटिंग दोस्तों कब नहीं होती है लिखना, कब ये नहीं होती लिखना, तो धन विधेयक पर नहीं होती है और संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके ऊपर भी नहीं होती है ना। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन जो विधेयक है इसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इस जॉइंट सिटिंग में अध्यक्ष कौन होता है लिखना। तो इसका अध्यक्ष आपके पहले नंबर पे होता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है दोस्तों, मान लो ये व्यक्ति नहीं है तो फिर कौन आएगा, लोकसभा डिप्टी स्पीकर आएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो यह व्यक्ति भी नहीं है तो ध्यान रखना, तो दोस्तों कायदे से नंबर किसका आना चाहिए, कायदे से नंबर राज्यसभा के सभापति का आना चाहिए। लेकिन राज्यसभा सभापति जो है वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति संसद के मेंबर नहीं होते हैं और इसके अंदर भाग वही लेगा जो संसद का मेंबर है। तो उपराष्ट्रपति इसमें भाग लेता ही नहीं है। तो कायदे से नंबर आना चाहिए था राज्यसभा के सभापति का, पर वो तो मेंबर है ही नहीं किसका, संसद का, तो वो भाग ले ही नहीं पाएंगे। उसके बाद किसका नंबर आता है, राज्यसभा के उपसभापति का। तो लिखिएगा, अगर ये दोनों नहीं है तो कौन हेड होंगे, राज्यसभा के उपसभापति भाग लेंगे, ये हेड होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो आप यहीं पे लिख दीजिए मेरे साथ में कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेंगे। क्यों भाग नहीं लेंगे भाई, क्योंकि ये संसद के मेंबर ही नहीं है, इसलिए आपके उपराष्ट्रपति जो है वो भाग नहीं लेंगे। अब तक कितनी बार हो चुकी है, अब तक ये 3 बार हो चुकी है। ठीक है, अब तक भारत में कितनी बार हो चुकी है, तो अब तक ये 3 बार हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग के बारे में सवाल पूछ सकता है, अब तक 3 बार। इसको बुलाने का काम किसका होता है, इसको बुलावा कौन भेजता है, राष्ट्रपति, है ना। इसको बुलावा कौन भेजेगा, तो राष्ट्रपति इसको बुलावा भेजता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसको बुलावा भेजता है, ये भी आपको 108 में ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद में आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, 110 आर्टिकल। ठीक है, लिखो आज का अंतिम आर्टिकल है 110 आर्टिकल, जो है किसकी बात करता है, धन विधेयक की बात करता है। किसकी बात करता है, धन विधेयक जो है इसकी बात कौन करता है, इसकी बात हमारा आर्टिकल नंबर 110 करता है, धन विधेयक, या फिर सो मनी बिल की बात करता है। किसकी बात करता है, मनी बिल की बात करता है। कोई भी बिल दोस्तों मनी बिल है या नहीं ये तय कौन करेगा, तो ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, ये डिसाइड करने का काम लोकसभा स्पीकर का होता है, ध्यान रखना। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं यह तय करने का काम किसका होता है, जो लोकसभा स्पीकर है इनका ये काम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अंतिम आर्टिकल लिखिए आप 111, है ना, आर्टिकल 111। दोस्तों अच्छा आंकड़ा इसलिए छोड़ेंगे यहीं पर, आर्टिकल 111। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में कोई दोस्तों बिल आता है तो उस बिल संबंधित उनके पास कौन कौन सी पावर है, तो राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर अनुमति, असेंट ऑन बिल, है ना, असेंट ऑन बिल जो है ये आर्टिकल 111। ठीक है दोस्तों, वह चाहे तो आपके दोस्तों वह चाहे तो बिल के ऊपर साइन कर दें, जैसे बिल के ऊपर साइन करेंगे तो बिल बन जाएगा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, वह चाहे तो आपके इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, वह चाहे तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज देना, किसके लिए भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे, आपको ध्यान रखना है। और वह चाहे तो इसको पॉकेट वीटो कर दे ना, पॉकेट वीटो, कोई भी उत्तर दिए बिना अपने जेब में लंबे समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए रख ले दोस्तों ना। ऐसा भी एक बार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ज्ञानी जेल सिंह ने किया था ना, जब ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे तो दोस्तों इस समय एक बिल आया था, डाक अधिनियम। कौन सा बिल था, डाक अधिनियम, राजीव गांधी लाए थे और इन्होंने इसके ऊपर पॉकेट वीटो कर दिया ना, इन्होंने इसको अपनी जेब में रख लिया, पॉकेट वीटो कर दिया, आपको ध्यान रखना है ना। तो ज्ञानी जेल सिंह जी ने आपकी एक काम किया था, इसे दोस्तों अपने पॉकेट में रख लिया, आपको ध्यान रखना है, पॉकेट वीटो कर दिया। तो आओ एक बार वापस से जहां से दोस्तों हमने स्टार्ट किया हम वापस वहीं पहुंचते, देखना आपके
तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। भाग हमने 4 से स्टार्ट करा। तो भाग 4 में आर्टिकल 37 डीपीएसपी की बात करता है, परिवर्तनीय नहीं है, ये लिखा हुआ है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती है। 39 में 39A जो है स्त्री और पुरुष के समान अवसर। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A में आपके निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है। 40 ग्राम पंचायत गठन। 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 गर्भावस्था, महिला सहायता, प्रसूति सहायता। 43B सहकारी समिति। 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा। 46 SC/ST के हितों का संरक्षण। 47 पोषण। 48 कृषि पशुपालन और गोवंश वध पर रोक। 48A पर्यावरण संरक्षण। 49 ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण। 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भाग 4A मैंने कहा आपसे, ए आपके एंथम, बी ब्रेवरी, सी कंट्री यूनिटी, डी डिफेंस, ई इक्वलिटी, एफ फैंसी कल्चर, जी ग्रीन, एच ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, आई इनकम, जे जॉइंट एक्टिविटी, के आपका नॉलेज हो गया, ठीक है। फिर आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका शक्ति। 54 निर्वाचक मंडल। 55 निर्वाचन की विधि। 56 कार्यकाल। 57 री इलेक्शन। 58 योग्यता। 59 शर्तें। 60 शपथ। 61 महाभियोग इम्पीचमेंट, है ना, ये मैंने आपको एज लिखवा दी। 63 उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। 66 निर्वाचन। 67 पद त्याग। 69 शपथ। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद। 72 राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति। 74 राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद और आपके प्रधानमंत्री। 75 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। 75 सामूहिक उत्तरदायित्व। 76 महान्यायवादी। 79 संसद। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। 85 17 आहूत और 17 अवसान। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 93 लोकसभा स्पीकर। 105 सांसद के विशेष अधिकार और 108 जॉइंट सिटिंग और 110 धन विधेयक और 111 असेंट ऑन बिल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कल आपका छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेंगे आपकी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। मंडे को आपकी क्लास शाम को, दोस्तों मंडे को आपकी क्लास सुबह 10 बजे होगी, ठीक है। मंडे को क्लास कितने बजे होगी? तो मंडे से आपकी जो क्लास है वो टाइमिंग चेंज हो गया है। मंडे से आपकी क्लास का टाइमिंग सुबह 10